हेलो गाइस, वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी। मैं राजू ठाकरे और एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ में आज मैं जुड़ा हूँ। तो गाइस, हमने 12th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। और हमने इससे पहले एक वीडियोस देख चुके हैं जिसके अंदर में हमने सॉल्यूशन क्या होता है ये पढ़ा है, और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स को हमने पढ़ा है। हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से टर्म्स थी। हमने देखा था कि 2 प्रकार की टर्म्स वहाँ पर थी, 2 प्रकार की चीज़ें थी। एक थी जो वॉल्यूम रिलेटेड थी और एक जो थी मास रिलेटेड। और सारा कंसेप्ट टेम्परेचर का था। टेम्परेचर का वॉल्यूम पर इफेक्ट हो सकता है बट मास पर इफेक्ट नहीं हो सकता। और सारी जो टर्म्स थी उनके बारे में हमने मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज या मास परसेंट, इन टर्म के बारे में इससे पहले पढ़ा है। और आज जो हम लोग एक नए वीडियो के साथ में जुड़े हुए हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और वो चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे का टॉपिक समझने के लिए। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ में सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट आज पढ़ने वाले। क्योंकि सॉल्यूशन बोले तो कहीं ना कहीं सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट आता है, कहीं ना कहीं सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर में डिसॉल्व होता है। तो वो सोल्यूबिलिटी टर्म क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले, और सोल्यूबिलिटी टर्म को कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली आज हाईलाइटेड एक टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले जिसका नाम है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। प्रीवियस सिलेबस के अंदर में ये टॉपिक बहुत लास्ट में दिया था, लेकिन जो नया सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, इसमें टॉपिक बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया गया है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले गाइज। तो चलो ज्यादा टाइम पास न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन टॉपिक को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो हमने इससे पहले देखा है सॉल्यूशन क्या है, तो बात फिर से बताने की जरूरत नहीं है। और अगर जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरा पुराना वीडियो देख लेना, अब आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में। तो सबसे पहली चीज, आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि जो भी ये जो टाइप्स है, ये जो टाइप्स सब फेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फेज मतलब सॉल्वेंट की क्या फेज है, सॉल्वेंट की क्या फेज है, उसके ऊपर में डिपेंड करेगा सॉल्यूशन। समझ में बात आ रही है। और एक बात है, अगर सॉल्यूशन है तो वहां पर 2 प्रकार की टर्म है। अगर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर में 2 प्रकार की टर्म है, एक जो है सोल्यूट है और दूसरा जो है सॉल्वेंट है। ये तो आपको पता है, एक सोल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। और आपको पता है कि सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन का जो फेज होगा, जो स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी, नो डाउट। क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है भैया, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होती है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस होगा। तो इसी आधार पर इनके सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे से, मतलब स्टेट पे से, इसके कितने टाइप्स है बेटा, 9 टाइप्स है। इसके 9 टाइप्स है, किसके, सॉल्यूशन के 9 टाइप्स। कितने, 9 टाइप्स है। बोलोगे सर कैसे, हमने तो सिर्फ एक ही सुना था कि जनरली सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना है तो हो गया सॉल्यूशन। क्योंकि हमको आज तक वही पढ़ाया गया है कि सोल्यूट एक सॉलिड होता है, क्योंकि हम घर में वही एग्जांपल देखते हैं, वही एग्जांपल सुने हैं। सॉल्यूशन बोलते हैं हमारे माइंड में आता है एक लिक्विड स्टेट, हमारे माइंड में ये चीज आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन कोई भी होमोजेनस अगर मिक्सचर होगा, कोई भी होमोजेनस मिक्सचर जो है वो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखो कैसे बता रहा हूं मैं। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बड़े अच्छे तरीके से इसको लिखने का प्रयास करता। सबसे पहले हम लोग ले लेते सोल्यूट कैसा है, सोल्यूट को ले लेते। सोल्यूट को क्या करते, सोल्यूट को अगर बात करते हैं दूसरा क्या लेते, सॉल्वेंट ले लेते। और उसके बाद में सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, और उसका एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल। इनसे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, सभी 9 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में सभी 9 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, बहुत आसान है, बेहद आसान चीज है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है और एकदम डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। हमको हेनरी लॉ की तरफ जाना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हेनरी लॉ आज के लेक्चर का हाईलाइट टॉपिक होगा जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पहली बात, अगर देखो सोल्यूट की बात करता हूं तो चलो मैं पहले क्या करता हूं, सभी का सॉल्वेंट सॉलिड लेता हूं और सोल्यूट को चेंज करता हूं। सोल्यूट सॉलिड है, कंसीडर करो, सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। सोल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। तो सॉल्यूशन 100% क्या होगा, सॉलिड होगा। क्यों 100% सॉलिड होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। मैं बार बार आपको बता रहा
कि जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की क्या होती है, स्टेट होती है। इस चीज को बराबर अपने माइंड में फिट कर लेना, बिल्कुल सब कुछ भूल जाना, क्या बताया, क्या है, क्या कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को माइंड में रखना। कंसेप्ट इतना सा है, सरल है, एक लाइन में स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो सॉल्वेंट की स्टेट वही सॉल्यूशन की स्टेट। क्योंकि आपको डेफिनेशन मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि ऐसा सोल्यूट का कंस्टिट्यूएंट, ऐसा सॉल्यूशन का कंस्टिट्यूएंट कि जिसकी स्टेट अगर सॉल्यूशन को आई है, जिस स्टेट में सॉल्यूशन होता है, और वो जो अगर मान के चलो कि जो सोल्यूट और ये जो दोनों में से जो नेचर रहता है इसका लिक्विड का, अगर लिक्विड है या सॉलिड है, तो सॉलिड अगर सॉल्यूशन है तो सिंपल सी बात है सॉल्वेंट भी क्या होगा, सॉलिड होगा। ये चीज को बिल्कुल माइंड में रखना। ऐसा एग्जांपल इसका बता दो, तो एग्जांपल बता देता हूं। देखो कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर, कॉपर और जिंक का मिक्सचर, तो इससे क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो ब्रास एक सॉलिड है और दोनों सॉलिड थे, यहां पर कॉपर और जेडेन दोनों क्या है, सॉलिड है। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो हो जाएगा एग्जांपल आ जाएगा किसका, अगर मान के चलोगे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। अब दूसरी बात, दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, इसको क्या करते थे, लिक्विड कर देते हैं। सॉलिड को लिक्विड कर दिया तो सॉलिड, ये तो सॉलिड ही है, तो सिंपल सी बात है सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड होगा। और ऐसा एग्जांपल में अगर बताना चाहे तो देख लो, लिक्विड वाला मर्क्यूरी ले लो, मर्क्यूरी Hg को अगर मान के चलो कि कॉपर में मिक्स कर दिया जाए, तो अगर बात करोगे तो अमलगम वगैरह बनेगा। अमलगम, अगर जेडेन और Hg भी हो सकता है, अगर बात करोगे अमलगमनेशन बोलते हैं इसको, अमलगमनेशन। तो ऐसा ही लिख दो, Jd प्लस कॉपर प्लस Hg का मिक्सचर अगर है तो ये अगर मान के चलो कि सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन कैसा है, अगर बात करोगे लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन है। तीसरा, अब ये क्या करते हैं, इसको गैस ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, गैस, और ये सॉलिड ही रखते हैं, गैस इन सॉलिड। मतलब देखो गैस को भी सॉलिड में मिक्स किया जा सकता है, लिक्विड को भी सॉलिड में मिक्स किया जा सकता है, सॉलिड को भी सॉलिड में मिक्स किया जा सकता है। तो अभी इसका नेचर तो बिल्कुल सॉल्यूशन सॉलिड ही होगा 100%, मैंने पहले ही बार बताया आपको। तो मतलब इसका एग्जांपल ऐसा बता दो, गैस सॉलिड का अगर एग्जांपल में अगर बता दोगे तो अगर बात करो, अपने हाइड्रोजनेशन पढ़ा है पार्ट सेकंड में, तो H2 प्लस पैलेडियम, H2 प्लस पैलेडियम का अगर बात करते हो तो H2 गैस है, पैलेडियम अगर मान के चलोगे क्या सॉलिड है, और H2 क्या होता है, सोल्यूट होता है, और पैलेडियम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गैस इन सॉलिड वाला आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। आपने क्या किया, एक सॉलिड करके सॉल्वेंट सेट कर दिया, सॉलिड करके सॉल्वेंट को सेट कर दिया, और अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, सोल्यूट को चेंज कर रहे हैं। पहले सोल्यूट सॉलिड रखे, फिर लिक्विड रखे, फिर गैस रखे। ठीक है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। इजी टॉपिक है, याद रखने वाला टॉपिक है, इसलिए कोई उतना कोई ये नहीं है। हम बता रहा बाद में अपने को करना क्या है, इसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में बताता। इतना हो गया आपका। अब इतना होने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, अब देखो इतना होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं गाइज यहाँ पर। अब क्या करते हैं, चौथे नंबर पर क्या करते हैं, अगर बात करते हो चौथे नंबर पर क्या करते हैं, और अभी चौथे नंबर पर क्या करते हैं, अब सोल्यूट और फिर से सॉलिड लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सॉल्वेंट अब लिक्विड ले लेते हैं, सॉल्वेंट अब लिक्विड ले लिए, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा भैया, सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, लिक्विड ही होगा, सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी। अब ऐसा बताओ कि सॉलिड इन लिक्विड वाला, ये तो बहुत सारे हैं, हमको पता है कि अगर बात करें शुगर का ले लो, शुगर इन वाटर भैया, NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब एग्जाम्पल इसके अंदर में आ जाएगी। फिर उसके बाद में अगर बात करते हो पांचवें नंबर पर क्या लेते, सॉलिड के जगह पर अब इसको लिक्विड लेते, लिक्विड इन लिक्विड भैया, इसका नेचर लिक्विड होगा, सॉल्यूशन 100%, जो सॉल्वेंट का स्टेट वही स्टेट किसकी, सॉल्यूशन की। बार बार रिपीट करके बता रहा मैं, समझ में बात आ रही है, बहुत मजा है, बहुत मजा। तो देखो यार, इसमें अगर बात करते हो ऐसा एग्जाम्पल बताओ, लिक्विड और लिक्विड का एक आध एग्जाम्पल बता दो। अगर बात करो, चलो यार इथेनॉल ले लेते, इथेनॉल अल्कोहल भैया, इथेनॉल प्लस वाटर, पानी में मिला के लेते ना इथेनॉल को, तो वही तो है इथेनॉल प्लस वाटर। ये लिक्विड वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। छठवें नंबर पर अगर बात करते हो तो गैस से ले लेते सोल्यूट, गैस, और ये लिक्विड फिर से, अगर सॉल्वेंट लिक्विड तो सॉल्यूशन भी लिक्विड, सिंपल सा फंडा है। अब सिंपल सा बनना है। अब देखो ऐसा है क्या एग्जांपल बताओ, गैस इन लिक्विड का एक आध एग्जांपल, अगर ऐसी कौन सी गैस है जो लिक्विड में, आपने कभी देखो, आपने अभी देखो, अभी तो ठंडी के दिन आने वाले हैं, लेकिन आफ्टर द ठंडी, अगर जिस दिन गर्मी होती है तो आप लोग कोका कोला वगैरह लेते हो, कोका कोला या स्प्राइट या कोका कोला, तो आप जब उसका कॉर्क खोलते हो ना, कॉर्क खोलते ही एक गैस निकलती वहां से, जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकलती है, लेकिन कोका कोला लिक्विड में है,
लेकिन उसके ऊपर में एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब वो एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कैसा है कि जनरली अगर आप उसको अगर थोड़ा सा हिला दो, थोड़ा शैंपेनिंग करने का प्रयास करो, एकदम भाड़ से सॉल्यूशन भी ऊपर उसके साथ में चला जाता है ना पूरा, तो वो गैस की वजह से जाता है, वो गैस का प्रेशर होता है वहां पर। तो भैया तो वो गैस इन लिक्विड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ले लेते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में भी डिजोल्व हो सकता है, समझ में बात आ रही, कोका कोला वगैरह में ये सारी चीजें होती है। तो ये हो गए तुम्हारे का जनरली अगर बात करोगे ये, और इसमें से इस चैप्टर के अंदर बाकी तो पूरे बताए मैंने, 6 अभी बताया और 3 बाकी है, लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ही प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। देखो नोट कर लो मेरी एक चीज मैं क्या बता रहा हूं, हमको इस चैप्टर के अंदर में सिर्फ 2 ही प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एक जो है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले पढ़ने वाले गैस इन लिक्विड, सबसे पहले जो पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर में गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन, और दूसरी बात हमको पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड वाला। क्या पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड। इन दोनों के ही चैप्टर में डिस्कस करना है, बाकी तो सिर्फ नॉलेज के लिए हम टाइप बता रहे हैं, बाकी सिर्फ नॉलेज के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे इन दोनों से ही, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। सबसे पहले गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉलिड इन लिक्विड का कंसेप्ट चैप्टर के अंदर में। तो भैया ये हमको याद रखना है कि इन दोनों के बारे में पढ़ना है, बाकी की चीजें तो सिर्फ हमको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। कैसे बोला मैंने, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है बाकी की चीजों को। चलो आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप फटाक से, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे जो है अगर बात करते हैं हम लोग आगे और कुछ बात करते हैं, क्योंकि हमने 9 टाइप बोले भैया। तो चलिए, तो हम अभी पढ़ने वाले 7वें नंबर का। ओके, 7वें नंबर का अगर बात करते हो तो अब क्या करते, सॉलिड ही लेते सॉलिड को, और सॉल्वेंट क्या कर देते, गैस कर देते। तो सिंपल बात है, सॉल्यूशन भी गैस हो जाएगी, है ना, बेहद आसान, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा, क्योंकि कोई ऐसा कोई एकदम यहाँ पर ऐसा बहुत बड़ी ऐसी केमिस्ट्री अप्लाई हुई है ऐसा नहीं है। ठीक है भैया, बस याद रखना है इन कंसेप्ट को। तो भैया अब देखो ऐसा कोई एग्जांपल बताओ, तो सॉलिड इन गैस की अगर बात करते हैं तो आपने घर में कपूर जलाया कभी? अब इंडिया में रहते ट्रेडिशनल लोग हैं हम ट्रेडिशनल लोग हैं, हम कपूर तो जलाते ही घर के अंदर में, है ना, कपूर जलाते। अभी तो नवरात्रि का सीजन आने वाला है, बहुत सारे कपूर जलाएंगे हम लोग। तो कपूर जो जलता है ना, कपूर कैंपोर, जिसको हम कैंपोर बोलते हैं, कैंपोर नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। एक चीज आप याद रखना, कैंपोर जो होता है नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, और उससे जो निकलने वाली चीजें होती है, तो मतलब वो एक सॉल्यूशन बनता है नाइट्रोजन का और कैंपोर का। तो कैंपर और नाइट्रोजन का जो सॉल्यूशन है कैंपोर, क्या बोलोगे, कैंपोर और नाइट्रोजन गैस, ये जो आता है किसके अंदर आता है, सॉलिड इन गैस। क्योंकि गैस अगर बात करोगे, ये देखो कैंपर सॉलिड होता है और नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और बहुत सारी नाइट्रोजन गैस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना। उसके अंदर में थोड़ा सा हम क्या करते, कपूर जलाते हैं ना, तो थोड़ा सा कपूर मतलब वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और नाइट्रोजन गैस क्या हो गई, सॉल्वेंट हो गई। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हो इसको अब लिक्विड कर देते सॉलिड को, और सॉल्वेंट लेते गैस, सॉल्वेंट ले लिए गैस हमने, तो सॉल्यूशन नो डाउट गैस के फॉर्म में बनेगा। और ऐसा एग्जांपल अगर बताओ लिक्विड गैस के अंदर में, तो ह्यूमिडिटी का एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का एग्जांपल ले लो थोड़ा सा। देखो ह्यूमिडिटी, ऐसा देखो यार, ऐसा गैस है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चिपचिपा पानी की कुछ ड्रॉपलेट टाइप उसके अंदर में है ना। तो इस तरीके से दमट एटमॉस्फेयर जो होता है, ह्यूमिडिटी मतलब एकदम बादल छाए हुए है, बादल है, गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ चिपचिपा सा कुछ है। तो ह्यूमिडिटी का जो एग्जाम्पल है, एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो लिक्विड इन गैस में आएगा। और लास्ट वन इसके अंदर में जो होता है, नवा टाइप होता है, वो गैस इन गैस। अब गैस इन गैस में भैया तो ले लो बहुत सारा, एयर के अंदर में जो भी गैस है, N2 है, O2 है, उसके बाद में क्या अगर बात करोगे N2 O2 हो गया, H2 हो गया, अप टू सॉन बहुत सारी गैसेस, ओवरऑल इसको एयर बोल दो यार। क्या बोल दो भैया, एयर बोल दो बच्चों, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो एयर है ये गैस इन गैस में आएगा। बेहद ही आसान है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हमें आगे इंपॉर्टेंट हेनरी लॉ पर जाना है, ठीक है भैया, इसलिए मैं पहले टाइप्स बता रहा हूँ, क्योंकि हेनरी लॉ गैस इन अगर बात करोगे तो गैस इन लिक्विड के ऊपर डिपेंड है। गैस इन लिक्विड के सॉल्यूशन के ऊपर में हेनरी ने लॉ दिए हैं, हेनरी सर ने लॉ बताए, उसको मैं बड़े अलग कॉन्सेप्ट से 2 तरीके से आपको हेनरी के लॉ को समझाने का प्रयास करूंगा। समझ बात आ रही, 2 तरीके से समझाऊंगा मैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है वो प्रेशर का है, दूसरा कंसेप्ट है सोल्युबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड है। नया सिलेबस ने सोल्युबिलिटी के कंसेप्ट से लिया है, पुराना सिलेबस में मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट उसके भी अंदर था, वो मोल फ्रैक्शन वाला भी कंसेप्ट बताऊंगा।
और उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलो ले लिया होगा, चलो ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, पढ़ाई बड़ा दम लगा के, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में बोल दीजिएगा। कहीं भी अगर आपको लगता है कि हमको टॉपिक में अगर कोई डिफिकल्टीज है, हम लोग उस टॉपिक को और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज कंसेप्ट जो मुझे पढ़ाना है वो कंसेप्ट है सोल्यूबिलिटी का। तो भैया सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट आज हमको पढ़ना है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी बेहद ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही। देखो सोल्यूबिलिटी का फंडा जब आता है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बोले तो सोल्यूबिलिटी का फंडा एकदम ऊपर। अब सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है, अब सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है, तो भैया कोई भी चीज अपना जो सोल्यूट होता है वो अपनी स्टेट को भूलकर, अपनी इंट्रोपी को भूलकर वो किसी अनदर सब्सटेंस के में क्या हो जाता है, घुल जाता है या उसकी इंट्रोपी में डिसॉल्व हो जाता है, उसको सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी ग्राम के अंदर में, जैसे कोई भी सोल्यूट को डाला किसके अंदर, किसी अनदर सब्सटेंस के अंदर, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलोगे, यूनिट वॉल्यूम। अगर बात करोगे आप किसका बोल सकते हो, पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ मतलब कितनी मात्रा में सोल्यूट जो होता है डिसॉल्व होता है किसके अंदर में। अगर बात करोगे पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एक फिक्स्ड अमाउंट में, वो भी लीटर में होगा। अगर मान के चलो जैसे मैंने 1 लीटर बोल दिया, 1 लीटर के अंदर में, 1 लीटर के अंदर में कितना सोल्यूट क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। क्योंकि देखो अलग अलग सोल्यूट अलग अलग क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा। क्योंकि देखो यार कहीं भी अगर बात करते हो कोई भी सॉल्वेंट होगा उसमें एक लिमिट सेट होती है, एक लिमिट होती है उसको किसी भी चीज को डिसॉल्व करने की। हर चीज की एक लिमिट है ना। अब कितना किसी में डाल दोगे तो डिसॉल्व नहीं होने वाला है। समझ में बात आ रही क्या, मैंने क्या बोला कि एक लिमिट होती है कि ये जो इतना अमाउंट में जो सॉल्वेंट है ये इतने ही अमाउंट को, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जितने अमाउंट में उसमें उसकी एबिलिटी है डिसॉल्व करने की, उतने अमाउंट में अगर उसके अंदर में सोल्यूट प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। आपको पता है, आप एक 9th कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th क्लास से आप लोग इन चीज को पढ़ रहे हो, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अगर उससे ज्यादा आपको डिसॉल्व करना है तो हीट करना पड़ेगा और फिर वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। लेकिन उसको कूलिंग करने के बाद में फिर से वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, है ना, क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर में आ जाएगा, है ना। आपने देखा होगा, आप घर में कभी अगर मान के चलो कि आपने घर में अगर कभी वो शक्कर का पाक बनाया होगा, आप उसमें ज्यादा की शक्कर डालते हो, वो एकदम ज्यादा मीठा बनाने के लिए वो एकदम ऐसा हीट करते हो, हीट करने के बाद में तो हीट करते हो जब तक के गर्म होता है तब तक के वो बिल्कुल ऐसा पतला सा होता है। लेकिन जब उसको ठंडा कर देते हो तो सॉलिडिफाइड होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, गोठता है वो एकदम, है ना। शक्कर का पाक वगैरह आपने देखे होंगे तो वो क्या था, आपने सुपर सैचुरेट कर दिया, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर में आपने उस सॉल्वेंट के अंदर में सोल्यूट को डिसॉल्व कर दिया उसकी लिमिट से ज्यादा, तो सुपर सैचुरेट बन गया। उसी प्रकार से यहां पर भी है, तो किसी भी सॉल्वेंट को एक लिमिट होती है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर मान के चलो कि अगर बात करोगे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अगर बात सॉल्वेंट के अंदर में जितने अमाउंट में क्या हो सकता है, सोल्यूट पार्टिकल हो सकता है, वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला, मतलब जितना वो उसमें डिसॉल्व कर सकता है उतना उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी होना, तो वही उसकी क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। जैसे मैंने पता कर लिया 1 लीटर पानी के अंदर में, 1 लीटर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई ऐसा इसमें कोई कंसेप्चुअल नहीं और मैं एकदम से ऐसा परफेक्ट ले रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं अंदाज से मैंने बोल दिया 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर के अंदर में अगर मैंने बोल दिया कि अगर मान के चलो कि 100 ग्राम क्या हो सकता है, 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है, और अगर उसके एबिलिटी के ऊपर में आप डिसॉल्व करने जाओगे तो सॉलिडिफाइड होगा, नीचे बैठ जाएगा, वो ज्यादा नहीं डिसॉल्व कर पाएगा, ठीक है भैया। तो 100 ग्राम अगर उसमें डिसॉल्व हो सकता है तो मतलब क्या है, 1 लीटर वाटर के अंदर में 100 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी इतनी है, 100 ग्राम उसमें सोल्यूबिलिटी हो सकती है, 100 ग्राम ऑफ NaCl, 100 ग्राम ऑफ NaCl उसमें सोल्यूबल हो सकता है। समझ बात, ये इसकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि ये अमाउंट है अगर सोल्यूट का, मतलब जितने अमाउंट में अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर में अगर मान के चलो सॉल्वेंट के
एक सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी। और इसको रिप्रेजेंट हम यस से करते हैं, सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, यस से करते हैं। इज इट क्लियर गाइज? मैं बता रहा, देखो अब इसी चीज को हमको डेफिनेशन में लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन बड़ा आसान हो जाएगा। इतना कंसेप्ट अगर मालूम रहा, देखो भैया कंसेप्ट को पकड़ना है, बार बार बताता हूं मैं, हमेशा पढ़ाते समय एक चीज पर फोकस होता है, कंसेप्ट को पकड़ो। किसको पकड़ो? कंसेप्ट को। तो मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ, शॉर्टकट में बता, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ही बोल सकता था या सब्सटेंस बोल सकता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और हमेशा ये ग्राम में लेना है, ठीक है भैया, ग्राम में लेना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन, डिजॉल्व क्या बोला मैंने, डिजॉल्व, डिजॉल्व इन, क्या बोला मैंने, डिजॉल्व इन। अगर बात करोगे पर्टिकुलर या यूनिट वॉल्यूम ऑफ, यूनिट वॉल्यूम, क्या बोलोगे, यूनिट वॉल्यूम ऑफ, यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर, क्योंकि अलग अलग प्रकार का सॉल्वेंट अलग अलग सोल्युबिलिटी देगा। तो पर्टिकुलर अगर बात करो डिजॉल्व इन, अगर बात यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, वो भी अगर बात करोगे इन लीटर, ये लीटर में होगा, किस में होगा, लीटर में, ठीक है भैया, लीटर के अंदर में। वो भी कैसा, अगर बात टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड का मतलब जब से आपको बताया, हमने पढ़ा अभी सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जितनी उसकी एबिलिटी उतना उसके अंदर में है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट, अगर बात करोगे एट गिवन, क्या बोलोगे, गिवन, अगर बात हो टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड क्या बोला, प्रेशर, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एक गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर में जितने अमाउंट में क्या हो सकता है, सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। बेहद आसान है बेटा, बिल्कुल आसान, कोई ऐसा इसमें एकदम से हार्ड है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है, और आपको उम्मीद करता हूं ये चीज बड़ी आसान है, समझ रही होगी। अब देखो इसका ऐसा यूनिट अगर बात करते हो, इसका ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट अगर बात करते हो, तो ऐसा यूनिट इसका ग्राम पर लीटर भी ले सकते हो, या और में देखो जैसे मैंने बोला इन ग्राम और लीटर, तो ग्राम पर लीटर हो सकता है, और या फिर इसको क्या कर सकते हो, मोल पर लीटर ले सकते हो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ, देखो मैंने क्या बोला, ग्राम में बोला, तो ग्राम के हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ग्राम के नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं ना भैया, तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, तो इसको मोल पर लीटर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम में दिया, ग्राम में दिया, तो अपने जितना ग्राम है उसको डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर मतलब क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। समझे बात आ रही क्या? अरे यार ये आसान काम है, अगर मेरे को 18 ग्राम अगर बात करोगे, अगर मान के दिया गया है, अगर मान, या फिर मेरे को अगर मान के चलो कंसीडर करते हैं हम लोग, अगर मान करके चलो अगर NaCl का सोल्यूशन होगा, या एक अगर मान अमोनिया का सोल्यूशन होगा, अमोनिया का सोल्यूशन अगर 28 ग्राम दिया गया है, NH3 28 ग्राम ऑफ NH3 दिया है, तो ग्राम में तो ग्राम पर लीटर ही बोल सकते हो, अगर 28 ग्राम 1 लीटर में अगर अमोनिया सोल्यूबल हो सकता है, ठीक है, तो इसकी सोल्युबिलिटी अगर ग्राम पर लीटर में निकालोगे तो 28 ग्राम पर लीटर बोल सकते हो, इसको 28 ग्राम पर लीटर भी बोल सकते हो, या फिर और में इसको क्या बोल सकते हो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो भैया 28 ग्राम में दिया गया गिवन, गिवन मास इन ग्राम, डिवाइड इसको ग्राम में अगर बात करोगे, और इसका मोलर मास अमोनिया कितना, अगर बात करोगे तो इसका 14 होगा, इसका 3 और इसका 14 में 14 नहीं होगा, ज्यादा होगा इसका, अगर बात करोगे इसका, तो अगर बात करोगे इसका, अगर इसका 14 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, अगर मान के चलो 3 हो जाएगा, 14 + 3 कितना हो जाएगा, अगर बात करोगे 14 + 3 अगर बात करते हो तो 17 हो जाएगा, है ना। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको अगर बात करोगे इसको 34 ले लेते हैं, आसान, मैं फ्रैक्शन में नहीं जा रहा हूँ, फ्रैक्शन में नहीं जा रहा हूँ, आसान करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, अगर बात करोगे 34 ग्राम कर देते हैं, तो भैया इसके बाद में अगर 17 हो जाए, 17 में 2 जा तो 2 मोल हो जाएगा, तो 2 मोल है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 मोल पर क्या बोल सकता हूँ, लीटर बोल सकता हूँ, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ मैं, 2 मोल पर लीटर भी बोल सकता हूँ इसको, आसान काम है, आसान सा फंडा है, बिल्कुल कोई हार्ड फंडा नहीं है, 2 मोल पर अगर बात करोगे लीटर भी बोल सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल सादा सा क्या है फंडा है, समझ बात है, मैंने आसान इसलिए कर दिया ताकि पॉइंट में ना आए, पॉइंट में बड़ा तकलीफ देता है फिर, है ना, आसान आसान कंसेप्ट बता रहा, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत ही आसान फंडा है भैया। अब देखो इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, अब सोल्युबिलिटी तो पढ़ लिया, लेकिन अब जो चीज बता रहा हूं जहां से अगर मेरे को हेनरी लॉ पढ़ाना है, अब मैं बता रहा हूं जनरली ये जो सोल्युबिलिटी का है, तो ऐसे कौन से फैक्टर है कि जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सोल्युबिलिटी, क्या बोलोगे, अफेक्टिंग फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सोल्युबिलिटी,
फैक्टर्स ऑफ सोल्यूबिलिटी अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सोल्यूबिलिटी। अब भैया इसमें 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कितने फैक्टर? 3 फैक्टर बेहद इंपॉर्टेंट रोल क्या करेंगे, प्ले करेंगे। किसके कंसेप्ट में? सोल्यूबिलिटी के कंसेप्ट में। अब बोलोगे सर कौन से 3 फैक्टर? टेंशन ना लो, बता रहा, बड़े जबरदस्त है। देखो यार, कोई भी चीज है तो उसके लिए अफेक्टिंग फैक्टर कुछ ना कुछ तो फंडा होता है। तो सबसे पहली चीज अगर बात करोगे, इसका पहला अफेक्टिंग फैक्टर जो है नेचर, क्या बोलोगे? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, ये बहुत ही बड़ा अफेक्टिंग फैक्टर है। अब बोलोगे सर कैसे अफेक्टिंग फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का? तो भैया है ना, कैसे मतलब कि नेचर ऐसा है कि जनरली अगर बात करते हो, एक चीज आपने पढ़ा होगा, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके कंसेप्ट में अगर बात करते हो, जैसे का वैसा जनरली लाइक डिजॉल्व लाइक, एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक। एक बायो में होता है लाइक बिगेट लाइक, बायो में जो होता है लाइक बिगेट लाइक, जैसा न्यूवन रहेगा, जैसे पेरेंट हो गए उसी प्रकार का न्यूवन प्रोड्यूस होगा, उसी के इसका थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा बट उसी के जैसा। और यहाँ एक लाइक डिजॉल्व लाइक। अब लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है? जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा उसी नेचर का अगर सोल्यूट आएगा तो आसानी से डिजॉल्व होगा, लेकिन आप नेचर चेंज करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो 2 प्रकार के नेचर होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। पोलर और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर मतलब जो अपोजिट पोल्स जिसके अंदर में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जहां चार्जेस आते हो। जैसे मान के चलो कि मैंने क्या बोला, HCl बोल दिया। HCl की अगर बात करते हो तो H के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव आता है, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, अपोजिट पोल है। और इसको मैंने वाटर में डिजॉल्व कर दिया। वाटर में अगर इसको डिजॉल्व कर देता हूं तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पे पार्शियल ट्वाइस नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो भैया इनमें दोनों में क्या है? पार्शियल अपोजिट चार्ज है। तो ये दोनों के दोनों कैसे? पोलर है। दोनों के दोनों क्या है? पोलर है। तो पोलर है तो ये आसानी से एक दूसरे में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब लाइक बिगेट लाइक। पोलर अगर सॉल्वेंट है तो सोल्यूट भी क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। पोलर अगर सॉल्वेंट है तो सोल्यूट भी क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। तब आसानी से उसमें क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। और नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होगा। नॉन पोलर में क्या होगा? नॉन पोलर वाला डिजॉल्व होगा। जैसे मैंने क्या बोल दिया, बेंजीन ले लिया, बेंजीन में नॉन पोलर है, और इसको मैंने अगर मान के चलो बेंजीन को अगर मैंने डिजॉल्व कर दिया किसके अंदर में? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। तो भैया ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो दोनों का नेचर सेम है तो आसानी से नॉन पोलर सॉल्यूशन बनेगा, नॉन पोलर सॉल्यूशन बन जाएगा, नॉन पोलर सॉल्यूशन। तो मतलब ऐसा है, अगर मैंने HCl को अगर बेंजीन में डिजॉल्व करने गया तो नहीं होगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा। नो, अगर बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि भैया फिनोमेना क्या बोलता है कि यहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक, बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होगा, नॉट डिजॉल्व, डू नॉट डिजॉल्व। अगर बात डू नॉट डिजॉल्व, बिल्कुल डिजॉल्व, डज नॉट भी बोल सकते हो, डिजॉल्व। और CCl4 को अगर इधर ला लिया तो भी डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब क्या है कि जिस प्रकार का नेचर सॉलिड का है, सोल्यूट का है, उसी प्रकार का नेचर किसका होना चाहिए? सॉल्वेंट का होना चाहिए। मतलब ये फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर नेचर बहुत अफेक्ट कर रहा है, सोल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए, अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर चाहिए। मतलब नॉन पोलर आसानी से डिजॉल्व होते और पोलर आसानी से डिजॉल्व होते। चेंज हो गया तो डिजॉल्व सोल्युबिलिटी उस प्रकार से नहीं होगी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? बेहद आसान, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूं मैं, जितना इजी हो सकता है मेरे से उतना इजी तरीके से क्या करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इज इट क्लियर गाइस? ये समझ में आ गया होगा। तो पहला फैक्टर था। दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर अगर इसके अंदर में अगर है तो है टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। और ये गैस इन सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी गैस अगर बात गैस इन, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम बाकी किसी चीज की बात नहीं कर रहे, हम गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बड़ा खतरनाक सा कंसेप्ट होगा भैया। बी नंबर पर अगर बात करोगे टेम्परेचर किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, यहां बड़ा खतरनाक सा है। 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, और रिएक्शन एक्जोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, उस पर डिपेंड करेगा भैया।
समझ में आता है इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो सबसे पहली बात, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है। आपको पता है कि सोल्यूट और प्लस क्या हो रहा है, सॉल्वेंट अगर बात करते हो तो तब जा करके क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। और ये रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है। अगर वो रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है, इंडोथर्मिक मतलब जहां हीट की जरूरत है रिएक्शन होने के लिए, वहां पर अगर बात करते हो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब यहां टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सोल्युबिलिटी। क्या है बोला मैंने, सोल्युबिलिटी। मतलब इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसको मत समझना, गैस वाला कंसेप्ट मत समझना। मैं इंक्रीज के लिए मैंने ये सिंबल दिया हो, ठीक है गाइस, ये इंक्रीज करने के लिए मैंने सिंबल दिया हो, नहीं तो बस सर ने तो बताया था यार रिएक्शन में ऐसा प्यारो दिखा तो गैस होता है। नहीं, मैं ये बढ़ाने के लिए दिया सिंबल, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कब रिएक्शन इंडोथर्मिक है तब। लेकिन रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, कैसी है, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक के अंदर में कंसेप्ट अलग है भैया। एक्सोथर्मिक के अंदर में उल्टा होता है, अरे पहले से वहां हीट बाहर निकल रही है और आप फिर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो फिर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होता है भैया, गैस के पार्टिकल बराबर तरीके से वो और दूर होते जाएंगे, और दूर होते जाएंगे। और वो क्या कर रहा है, गैस जब आ रही है लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है, इसका मतलब क्या, वो अपनी अपीयरेंस, अपना फ्रीडम छोड़ के वो डिजॉल्व हो रही है लिक्विड के अंदर में। और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्सोथर्मिक है, पहले से रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और हीट बाहर निकलेगी भैया, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो बराबर तरीके से सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। सीधा फंडा है ना, सीधा ही फंडा है यहाँ पर गैस के केस में। तो मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब वही चीज है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, सोल्युबिलिटी। क्या होगा, सोल्युबिलिटी। मतलब आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। सोल्यूबिलिटी, आप प्रेसिपिटेशन मत समझना, ये डिक्रीज के लिए सिंबल दिया मैंने, ठीक है भैया। ये अगर बात कर रहे हो, ये इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ देखो इसको इंक्रीज कर लिया आपने तो ये डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज। यहाँ ये इंक्रीज किए थे आपने, इंक्रीज किए थे तो ये भी क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। इन चीजों को बराबर ध्यान रखना। बड़े आसान फंडे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और हो सकता है इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बड़े आसान कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान तरीके से। इन दोनों फैक्टर की हमको जो बात की है उतना हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो मैं तीसरा फैक्टर बढ़ाने वाला उसका स्क्रीनशॉट ले लो उससे पहले। अब जो फैक्टर पढ़ाने वाला मैं तीसरा फैक्टर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर हेनरी लॉ है, इसी के ऊपर है हेनरी लॉ। तो इसलिए गाइज इसको बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर बता रहा हूं मैं, तीसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर लो, बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लो इस टॉपिक को समझने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा तीसरा फैक्टर है, ठीक है गाइस। तो चलिए तीसरा फैक्टर को स्टार्ट करते हैं। तीसरा फैक्टर है प्रेशर, तीसरा फैक्टर है प्रेशर, सी नंबर का। और इसी के ऊपर में खेल है गई भैया, इसी के ऊपर में खेल है। अब प्रेशर की बात, प्रेशर क्या होता है, अब देखो यार, जैसे जैसे अगर देखो तो इसमें भी आपको बता दूं, इसमें एक चीज है, अगर सोल्यूट अगर सॉलिड है, सोल्यूट अगर बात करो सॉलिड सोल्यूट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड सोल्यूट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लिक्विड में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विड सोल्यूट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। ऑलरेडी क्या होते हैं, कंप्रेस्ड, ये पहले से ही कंप्रेस्ड होते हैं क्योंकि इनमें इतना कंप्रेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले ही बोला था आपको, मेन लिस्ट चैप्टर के अंदर में गैस इन लिक्विड का कंसेप्ट पढ़ना है और बाद में सॉलिड इन लिक्विड का कंसेप्ट पढ़ना है। तो पहली बात तो इन दोनों ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते आप लोग, समझ बात आ रही है। तो ये ऑलरेडी कंप्रेस, लेकिन 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 अगर गैस में अगर मान के चलो कि सोल्यूट है तो इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है, प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है। मतलब इसको कंप्रेस करना आसान है, चांसेस पर कंप्रेशन, इसमें चांसेस है कि अगर हम कंप्रेस कर सकते, कंप्रेस कर सकते, कंप्रेस कर सकते, कंप्रेशर, चांस पर कंप्रेशन। अब बोलोगे कैसे भैया, बहुत ही आसान सी चीज है। अब देखो यार, अगर बात करोगे अगर प्रेशर, तो जैसे जैसे अगर मान के चलो कि आप देखो सोल्युबिलिटी में अगर क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे,
अगर बात करोगे तो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। एक चीज का ध्यान रखना, सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। तो मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज हेनरी लॉ में, मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे किसी के ऊपर, अप्लाइड प्रेशर, जैसे जैसे आपने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ाया मतलब क्या किया आपने, क्या किया, इसके ऊपर में जो इसका वेपर प्रेशर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगा। समझ बात आ रही मैंने क्या बोला? तो मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन, अगर बात करोगे लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। क्योंकि वेपर प्रेशर का मतलब वही बताया था कि एक लिक्विड के ऊपर में जो वेपर होता है, वेपर का जो प्रेशर होता है जो लिक्विड के ऊपर अप्लाई करता है, लिक्विड अप्लाई कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो उसी के ऊपर ये चीज डिपेंड है। तो इसको पहले लिख लो और इसी के ऊपर आधारित अब हेनरी लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं दो तरीके से आपको हेनरी लॉ बताऊंगा, दो तरीके से स्टेटमेंट बताऊंगा। बुक के ऊपर कुछ अभी नया सिलेबस में लग दिया है, लेकिन एक्चुअल उसका रियल कंसेप्ट कुछ थोड़ा सा अलग है हेनरी लॉ का। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। क्लास में मैंने स्टेट बोर्ड के क्लास में तो इसका लेक्चर मैंने बताया था, नॉर्मली हेनरी लॉ करके 2 लाइन में खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका हेनरी लॉ क्या बोलता है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ भैया इनका कंसेप्ट ही मस्त है। हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। और ये दिए थे इन्होंने वेपर प्रेशर, मतलब अगर बात करोगे हेनरी सर ने जो लॉ दिए थे ये गैस इन लिक्विड के लिए दिए थे, इसीलिए इसको अगर बात करोगे तो देखो, तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि जो बोले सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहां पर, प्रेशर। किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर। क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर। तो मतलब क्या है कि सोल्यूबिलिटी, इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट ही एक चीज है। मैं और एक स्टेटमेंट बताऊंगा बाद में, पहला ये स्टेटमेंट ले लो, फिर दूसरा स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। ठीक है भैया, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एक तुम्हारा बुक का कंसेप्ट जो आपके रेगुलर बुक के अंदर में दिया गया है, उस हिसाब से बात कर लेते हैं। तो फिर बाद में हम पहले प्रेशर के कंसेप्ट से लेते, और फिर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ, क्या बोलोगे, द सोल्यूबिलिटी ऑफ, अगर बात करोगे गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर बात करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या बोलोगे, प्रेशर, क्या बोलोगे, प्रेशर। अगर बात करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोल सकते, अबव द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव द गैस। आगे चल के वेपर प्रेशर बोले उसको हमने, अबव द गैस ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलोगे, अबव द गैस ऑफ सॉल्यूशन, गैस ऑफ द, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, अबव द गैस ऑफ द सॉल्यूशन, ओवर द गैस ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो गया, प्रेशर, मतलब पी। अब इसको पी लेते हैं। ठीक है भैया, तो इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर लेना हटाना है तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया हेनरी सर ने, एक KH करके क्या लिया, कांस्टेंट लिया, और हेनरी सर ने लिया करके हेनरी सर के नाम पे से उनका कंसेप्ट क्या, उनका कांस्टेंट का नाम दिया गया हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट। मतलब KH का मतलब क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। अगर बात करें कांस्टेंट भैया, हेनरीज कांस्टेंट, ये अलग अलग होता है अलग अलग चीज के लिए, सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है भैया, अलग अलग सोल्यूट और अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। तो ये फार्मूला बन जाता है सोल्यूबिलिटी का, जो आपके बुक के अंदर में दिया है, यस इज इक्वल टू KHP, KH मतलब हेनरी कांस्टेंट। ये इस प्रकार से लॉ आपके बुक के अंदर में दिया गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर इसका लॉ देखे तो प्रेशर का फंडे से अगर इसको ले तो जनरली क्या होता है, प्रेशर बढ़ रहा है तो जैसे इसका मोल फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट इसमें आएगा, मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना सा स्टेटमेंट आपके बुक के अंदर में दिया है, ज्यादा कुछ भी नहीं दिया है इसके अंदर में। ठीक है भैया, इतना सा आपको कंसेप्ट दिया। अब इसी का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ अनदर वे से। ये पहला तरीका था मेरा इसका स्टेटमेंट बताने का। अब दूसरा इसका हेनरी लॉ का स्टेटमेंट ऐसा भी, इतना ले लिया स्क्रीनशॉट, ये आपके बुक के स्टेट बोर्ड में है। ठीक है, लेकिन भैया हेनरी लॉ इक्वेशन, हेनरी का जो इक्वेशन है कुछ अलग है। हेनरी का इक्वेशन जो है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। अब देखो इसका स्टेटमेंट दूसरा ऐसा भी बन सकता है कि अगर बात करते इसका स्टेटमेंट अगर बताने जाए, इसका स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस है,
अगर बात करोगे तो इसका स्टेटमेंट ऐसा ही बन सकता है। कैसा बन सकता है? द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस। इसका स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है, द पार्शियल प्रेशर, क्या बोलोगे? द पार्शियल प्रेशर, एक्चुअल कंसेप्ट ये है, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस। क्या बोलोगे? अप्लाइड बाय एनी गैस। क्या बोलोगे? एनी गैस। पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस इन लिक्विड सरफेस। कहां पर? इन लिक्विड सरफेस। किसके ऊपर में? इन लिक्विड सरफेस। सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर बात करोगे इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट, इसलिए मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था इससे पहले। प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब बोलोगे सर कैसे ये क्या बता दिया आपने, तो मैंने ये बताया कि जो अप्लाइड प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है? तो मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट, है ना? ऐसा ही कंसेप्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब जीटा। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? जीटा। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर में? जीटा के ऊपर, मतलब मोल फ्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? मोल फ्रैक्शन के ऊपर में क्या है? डिपेंड करता है। समझ में बात आ रही है? मैं क्या बताने का प्रयास करूं? बड़ा आसान सा फंडा है, क्या है? फंडा है। देखो समझो इसको, आपके बुक के अंदर में, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, समझ में बात आ रही है? एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा आपको, ठीक है भैया। अब इसी के ऊपर आधारित देंगे तो क्या होगा? P इज इक्वल टू, अब इसको भी इसके लिए इज इक्वल टू लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर KH और क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन। तो आपको पता है कि KH का मतलब क्या होता है कि हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलोगे? हेनरीज कांस्टेंट। इज इट क्लियर गाइस? समझ बात आ रही क्या? ये एक्चुअल इक्वेशन है और इसको हेनरीज इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज द हेनरी इक्वेशन। दिस इज अगर बात करोगे हेनरीज लॉज इक्वेशन, यही क्या कहलाता है? हेनरीज लॉ इक्वेशन कहलाता है। कहीं आपको इसकी भी जरूरत गिरेगी। समझ में बात आ रही? मैंने क्या बोला गाइस? बहुत ही आसान है। मोल फ्रैक्शन, देखो मैंने अप्लाइड प्रेशर के ऊपर तो डिपेंड है सोल्युबिलिटी, लेकिन प्रेशर किस पे डिपेंड है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं मोल फ्रैक्शन बढ़ा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है, ये भी बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, तो भैया इस पे भी डिपेंड होगा, मतलब इनडायरेक्टली क्या है? सोल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड है। अगर देखो समझो मैं क्या बता रहा हूं, सोल्युबिलिटी अगर प्रेशर पर डिपेंड है तो प्रेशर किस पे डिपेंड है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर में डिपेंड है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है? सोल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर में क्या है? डिपेंड है। इस चीज को इस तरीके से आपको क्या करना है? समझना है। इज इट क्लियर गाइस? उम्मीद करता हूं कि आपको हेनरी लॉ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हेनरी लॉ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर में कुछ इक्वेशंस भी है जो आपको पूछता है। समझ में बात आ रही क्या? कुछ इक्वेशन भी है कि जो आपको पूछा जा सकता है कि आपको कहीं यहाँ से हेनरी लॉ में से अगर बात में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल दिया तो ये आपको काम में आएगा इक्वेशन, या फिर हो सकता है कहीं अगर सोल्युबिलिटी निकालने के लिए बोला तो वो वाला फंडा आप यूज कर सकते हो। समझ में बात आ रही? तो एक्स्ट्रा में चीज आपको बता दिया ताकि आपको ये भी चीज बता रहे। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। और अच्छे तरीके से आपको इसको एक बार रिपीट कर करके इसको देख लेना वीडियो को। समझ में आ रहा है गाइज? अगर आपको अच्छा लगता है लास्ट में इसको लाइक कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कि जो अगला वीडियो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, तो तब तक के लिए गाइज नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर से आएगा जो रॉल्स लॉ के ऊपर डिपेंड होगा। रॉल्स लॉ के ऊपर में डिपेंड होगा। तो रॉल्स लॉ क्या होता है, कैसा होता है, जानने के लिए जुड़िएगा मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जो मैं आपको कल आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा रॉल्स लॉ के ऊपर में। ठीक है गाइस, तब तक के इसके अच्छे अपने नोट्स बना लेना, अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, रॉल्स लॉ के साथ। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।